वेलकम टू नॉलेज हब कोचिंग क्लासेस। इससे पहले हमने आज बीएससी सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट किया है क्विक रिवीजन में। अब हम कल जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और मैं आपको कुछ कुछ उसमें समझाने की कोशिश करूंगा और उसके जो पूरे नोट्स होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट है ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? डीडी संक्रमण क्या होता है? कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू अधिक स्थायी क्यों होता है? उत्प्रेरक की सक्रियता। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है लैंटेनाइट के चुंबकीय गुण समझाइए। लैंटेनाइट संकुचन के परिणाम बताइए। सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक स्थायी होते हैं क्यों? परा यूरेनियम तत्व पर टिप्पणी लिखिए। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। लैंटेनाइट संकुचन क्या होता है समझाइए। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों पर टिप्पणी लिखिए। अनुचुंबकीय प्रकृति, इसके साथ में एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा आप भी, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और MnO3 अम्लीय व MnO क्षारीय क्यों होता है? ये आपकी यूनिट 1 में से कुछ 4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इनमें से आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डीडी संक्रमण और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला है डीडी संक्रमण क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 सब शेल प्रेजेंट होते हैं। डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? T2G और EG। तो T2G में जो कक्षक नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कौन से आते हैं? डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई। और ऊपर कौन से आते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। तो ये भी डी ऑर्बिटल ही था, ये भी डी ऑर्बिटल था। तो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आपका डी ट्रांजिशन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 अधिक स्थायी क्यों होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्मल कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। अब कॉपर 1 की बात करते हैं, +1। तो कॉपर +1 का मतलब क्या होता है? इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। तो क्या होगा आपका? 3d10 4s0। और कॉपर 2 की बात करेंगे तो अब इस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? डी ऑर्बिटल में से। तो इसका क्या होगा? 3d9। कॉपर +1 में था, सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे? पेयर। अगर मैं इसको इसमें भरूं ऑर्बिटल में, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही जरूरी है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी वो मॉलिक्यूल या एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा और आगे रिएक्शन करेगा। लेकिन इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कॉपर +1 जो है वो किसी और के साथ रिएक्शन करके स्टेबिलिटी अचीव कर ही नहीं सकता। लेकिन 3d9 इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनपेयर होता है। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन करेगा। इस वजह से कॉपर 2+ क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसे ही ये एक टॉपिक है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय हम तभी निकाल सकते हैं जब किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसको तो हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। और अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला भी होता है अनुचुंबकीय निकालने के लिए, n√n+2 बोर मैग्नेटॉन। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यूनिट 1 में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आइए अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगली यूनिट है, इसके अंदर कुछ कुछ नेम रिएक्शंस हैं, जैसे कि होबेनॉश एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, लेडनर मनासे अभिक्रिया, पिनाकोल पिनाकोलोन, राइमंड टीमान, कॉल्वे श्मिट। तो सेकंड
इसके ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से क्या क्या आ सकता है, केनिजारो, एल्डोल, पर्किन, रोजेनमुंड, नोवेल्जन, क्लीमेंशन, रक्षी समूह क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले मैं आपको पिनाकोल पिनाकोलोन कुछ रिएक्शनों के बारे में बताता हूँ। उसमें सबसे पहली रिएक्शन लेते हैं हम पिनाकोल पिनाकोलोन। पिनाकोल पिनाकोलोन तो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है 1,2 डाइऑल, मतलब ये दो कार्बन पर आसपास वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो 1,2 डाइऑल की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये होती है आपकी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसी तरीके से अगली रिएक्शन है आपकी राइमन टीमान। राइमन टीमान में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन जब हम 3 मोल KOH प्लस CHCl3 के साथ कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और 3 मोल KCl बाहर निकल जाता है। और अगर सेम फिनॉल की रिएक्शन 4 मोल KOH के साथ कराते हैं, सॉरी 4 मोल KOH और CCl4 के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और 4 मोल KCl बाहर निकलता है। तो ये थी आपकी पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन और ये थी आपकी राइमन टीमान। अब मैं आपकी केनिजारो, एल्डोल और पर्किन रिएक्शन और क्लीमेंशन रिएक्शन की भी बात कर लेता हूं। अगली रिएक्शन है केनिजारो। केनिजारो रिएक्शन की खास बात क्या होती है, ऐसी इस रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट कार्बोनाइल कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट एल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट एल्डिहाइड कौन सा होता है, एक मात्र होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन। अब इस बेचारे के पास कार्बन ही है तो अल्फा हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता। तो क्या होगा, 2 मोल अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक तो हमको क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और एक क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होती है आपकी केनिजारो रिएक्शन। इसके बाद हम लेते हैं एल्डोल। इसके अंदर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जो कहां से निकलता है, ये OH ये H और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल में आ जाता है। ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन की। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, उसकी रिएक्शन जिंक Hg के साथ कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन होकर यहाँ पर क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये
तो यहाँ पे पहले क्या था आपका, इस जगह रेड पेन से जो लिखा है यहाँ पे पहले कार्बोनिल कंपाउंड था, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका एल्केन। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट सेकंड थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम आपकी यूनिट थर्ड पर। तो यूनिट थर्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापी के प्रभाव को समझाइए, ये क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करेंगे। डाई हाइड्रोक्सी एसिड कंप्लीट विथ मेथड्स एंड केमिकल रिएक्शन, डाई हाइड्रोक्सिक एसिड को बनाने की विधि और उसके मेथड्स बताइए। HVZ रिएक्शन, हेल-वॉलार्ड-ज़ेवोंस्की रिएक्शन, प्लांक नियम, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसमें कौन कौन से आ जाती है आपकी? गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड, एजो युग्मन, नाइट्रो यौगिक का विभिन्न माध्यम से अपचयन, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, 1 2 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण की विधियां और सैंडमैन रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी ये वैलेंसी खाली है। कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये एसिड है, अब इसके एसिडिक नेचर को प्रतिस्थापी कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये दो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, अब दोनों पे अलग अलग प्रतिस्थापी में जोड़ रहा हूं। इस साइड मैंने जोड़ा CH3 और इधर मैंने जोड़ दिया CCl3। अभी हम, सॉरी आपको नहीं पता होगा, CH3 ग्रुप जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए होगे। CH3 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और CCl3 ग्रुप जो होता है ये क्या होता है? आपका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है। अब ये कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसका क्या काम होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से खींचेगा, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या हो रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब बेचारा हाइड्रोजन, नन्ही सी जान, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये CH3 ग्रुप, इसके पास 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन कहेगा तू हट भाई, तेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, मेरे को देने वाला पहले से ही बैठा हुआ है। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नहीं लेगा, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा नहीं। तो एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो जितनी जल्दी H+ को डोनेट कर दे वो मोर एसिडिक कहलाते हैं। अब जब ये H+ को डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा? लेस एसिडिक हो जाएगा। इस कंपाउंड में देखते हैं, इस कंपाउंड में क्या होगा? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कार्बन खींच रहा है, क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये भी खींचने लगेंगे पहले, तो ये बेचारा कार्बन, अब इतना बड़ा बल्कि ग्रुप आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो यही खींच लेगा, तो ये इस मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फिर ये कार्बन कहेगा ऑक्सीजन से, अब भाई मेरे को फटाफट इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, आधा इलेक्ट्रॉन हो, कितने भी हो, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो जितनी जल्दी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी निकलेगा तो ये कंपाउंड क्या H+ को क्या करेगा? त्याग देगा। तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। तो ये क्या कहलाएगा? मोर एसिडिक, क्योंकि इसने जितनी जल्दी हो गया हाइड्रोजन को त्याग दिया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो मोर एसिडिक होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो मोर एसिडिक होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए तो उनकी एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी? डाउन हो जाएगी। तो ये होता है आपका प्रतिस्थापी का प्रभाव। अब अपन बात कर लेते हैं हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके आ सकती है एग्जाम में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? RC डबल बॉन्ड O NH2 की रिएक्शन जब मैं Br2 के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो मेरे को क्या मिलता है? इसके अंदर एमीन का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री एमीन मिलती है। ये होती है आपकी हाफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस। ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात, इसके अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? इसके अंदर नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। एक और रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, इसकी भी बात कर लेते हैं।
एच, हाँ ठीक है। एक सेकेंड रुकना। इसकी रिएक्शन जब हम KOH की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, KOH की प्रेजेंस में कराते हैं और एल्काइल हैलाइड की साथ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 1 डिग्री एमीन बनता है और साथ में 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक फेनिल बनता है। तो ये था आपका गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक है, तो इस यूनिट से ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी, आइए लास्ट यूनिट पे चलते हैं। लास्ट यूनिट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कार्नो चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी तथा इसकी दक्षता ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम को समझाइए। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा। गिब्स की मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। एंट्रोपी विवर्तन को परिभाषित कीजिए। बफर विलयन क्या है समझाइए। केपी व केसी में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। ला शातिलिए का नियम समझाइए। तो ये आपकी 4 यूनिट थी। इन 4 यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो और इसका PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इन क्वेश्चंस के डिटेल नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो थैंक यू सो मच BSc नॉलेज हब से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।